नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग, भारी संख्या में। कौन जीतेगा बाजी, यह एक सवाल अब उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इस वोटिंग के बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। लेकिन सवाल हजारों हैं। पश्चिम बंगाल से चौंकाने वाली खबरें रही, और जो खबरें आती रही वह चिंताजनक भी रही और सवालों में भी रही। बहुत जगहों पर मारपीट की भी खबरें आई, पत्थरबाजी की भी खबरें आई। कई भाजपा शुभेंदु सरकार को लोग दौड़ाते हुए भी नजर आए, और भी कई जगहों से ऐसी रही। लेकिन 3 बजे तक 80% वोट अगर हो जाए कहीं पे, तो फिर यह बहुत चौंकाने वाली चीज है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 80% वोट हो गई थी। हर 2 घंटे पर 20%, 18%, 20% वोट प्रतिशत बढ़ा। जब वोट प्रतिशत ज्यादा होता है तो फिर उसमें गुंजाइश नहीं बचती है घटाने बढ़ाने का। लेकिन यहीं पे सवाल है कि क्या वाकई भारी मात्रा में वोटिंग हो रहा है, या बाद में घटाना बढ़ाना ना पड़े इसके लिए पहले ही वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव आयोग के हो सकता है। क्योंकि सपोज देन, मानिए कि अगर 65% वोट हुआ है और या 70% हुआ है, उसे 80% बता दिए, तो फिर कोई सवाल नहीं खड़ा कर पाएगा कि वोट बढ़ कैसे गया। वह 10% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए आसानी से मेंटेन कर देगा चुनाव आयोग। इसलिए भी कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कई जगह लावारिस ईवीएम जब मिली है और बवाल हुआ है, तो यह सवाल उठा है और उठना भी लाजमी है। क्योंकि 2 लाख, तकरीबन 2 लाख से अधिक सीआरपीएफ के जवान उतारे गए हैं, आईएएस अधिकारी उतारे गए हैं। जितने आईएएस अधिकारी उतारे गए हैं वह सब के सब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से हैं। तो वह कितने ईमानदार हैं और कितने दूध के धूले हैं, इसे आप समझ सकते हैं। अब ऐसे में पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम किस दिशा में जाएगा, यह तो 4 मई को पता चलेगा कि किसे कितना मिला है। और यह जो वोटर्स निकले हैं, वह वोटर्स किसके निकले हैं? क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर निकले हैं या फिर सत्ता को बनाए रखने के लिए निकले हैं? इसका फैसला 4 मई को होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़, ऐसे रिकॉर्ड आज तक का नहीं था। लेकिन तमिलनाडु में भी विजय, जो साउथ के अच्छे खासे माने सुपरस्टार हैं, उनकी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। भंग असेंबली की भी बात कही जा रही है तमिलनाडु के अंदर की, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में स्टालिन के सामने एक चुनौती है। वोट भारी मात्रा में वहां भी हो रहे हैं, तो क्या सत्ता को बचाए रखने के लिए या सत्ता को परिवर्तन के लिए, यह सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर क्या कहते हैं? परकला प्रभाकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है, जहां सिद्धांतों और जनहित की बजाय सत्ता के खेल और राजनीति लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी इतिहास और संस्कृति विमर्श का इस्तेमाल अपनी रणनीति के तहत कर रही है, लेकिन भारत में ऐसे नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की अपनी सीमाएं हैं। अब कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कि वोटर का नाम काटना, चाहे फर्जी वोट डलवाना, चाहे मंदिर मस्जिद का नाम का यूज करना,
चाहे मंदिर मस्जिद, चाहे हिंदू मुस्लिम, यह सारी चीजें एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है और चुनाव प्रक्रियाओं पर से भरोसा उठाने का। परकला प्रभाकर एक बड़े अर्थशास्त्री हैं हमारे देश के, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, उनके पति हैं। अब ऐसे में आप दर्शक सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री के ही लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में महासंग्राम जेडीयू बीजेपी में नीतीश चुनौती मोदी के लिए बन गए हैं। अब आज जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने एक बयान दिया और उनके बयान ने चौंका दिया है। कहा कि भाई सम्राट चौधरी, आप जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, या लफाबाजी नहीं चलेगा, घुमाना फिराना छोड़िए, जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए। और सबसे ज्यादा मंत्री जेडीयू अपने बनाना चाहती है। दूसरी तरफ विजय चौधरी ने बयान दे दिया, जेडीयू के ही। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी मानते हैं इस बात को कि नीतीश कुमार के ही राह पर बिहार चलेगा और उसी राह पर चलने का उन्होंने वादा किया है। और दूसरी चीज, नीतीश का छत्रछाया बना रहेगा, उन्हीं के सिद्धांतों को लेकर चलूंगा। लेकिन विजय चौधरी इस बात की भी याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि मजबूत गठबंधन है, जेडीयू के नीतीश कुमार का पूरा आशीर्वाद सरकार को है, मजबूत बहुमत है। अब इसे सही से चलाने की चुनौती है सम्राट चौधरी को, चलाइए सही से। और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जेडीयू के नेता जिस तरह से अलग अलग बोल रहे हैं, हर कोई कह रहा है समझौता नहीं करेंगे। अब ऐसे में 24 अप्रैल को ही जब सम्राट चौधरी को बहुमत साबित करना है और पेच फंस गया है मंत्रिमंडल पर, और नीतीश कुमार कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, कितने मंत्री होंगे जेडीयू के, यह नीतीश तय कर चुके हैं, नीतीश के विधायक दल के नेता तय कर चुके हैं। तो सम्राट चौधरी माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सत्ता में रहना है तो जेडीयू के मंत्री को बनाना पड़ेगा, भाजपा का बनाओ या मत बनाओ। और जो जब सबसे अहम चीजें हैं, अहम चीजें यह रही कि नीतीश कुमार लगातार गृह मंत्रालय और स्पीकर की पद पर नजर गड़ाए हुए हैं, वह किसी भी कीमत पर भाजपा को नहीं मिलेगा। ऐसे में 24 तारीख को बहुमत साबित करने के पहले सम्राट चौधरी को स्पीकर तय करना है कि कौन होगा और किसका होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर अपना स्पीकर बनाना चाहती है, लेकिन जेडीयू का नहीं मिला बना अगर स्पीकर और गृह मंत्रालय नहीं मिला, तो जेडीयू के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत जो नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, समर्थन वापसी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जेडीयू के जो बयान है वह भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान अमेरिका में टकराव भारत पीस रहा है मोदी की वजह से। अब भारत के 2 शिप को ईरान ने हाईजैक कर लिया है, वह अपने ठिकाने पर लेकर के चला गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले, विदेश मंत्री की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया, किसी की तरफ से नहीं आया। और दूसरी चीज, प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है। मतलब देश में क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनाव जीतना जरूरी है, उसके लिए समय पूरा है, लेकिन विदेश नीति फेल हो रही है, हमारे ऊपर मुसीबत आई हुई है। इस युद्ध के वजह से हर देश परेशान है और अपनी अपनी तरकीबें लगा रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, और हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने चुनाव प्रचार में लगा है। बड़ी गजब की बात है भाई। यानी कि चुनाव जो परकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने बयान दिया
वह बयान वाकई हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा को सत्ता से मतलब है, बाकी लूट जाए, गुलाम बन जाए, उसे कोई मतलब नहीं। देश के लोग खत्म हो जाए, उसे कोई लेना देना इसे नहीं है, यह साफ दिखता है। अब जब अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है, शेयर मार्केट गिर रहा है, रोजगार लगे हुए जा रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ रही है और सरकार चुनाव प्रचार में मस्त है, कुछ रास्ता ही तलाश नहीं रही, पूरे दिन भर प्रचार में, रात को आके मशरूम खा के सो जाओ, सुबह ड्रेसिंग वेसिंग करा के चेहरा और चमका करके निकल जाओ। तमिलनाडु जाना है तो करिखा पोत लो, और बंगाल जाना है तो उसमें कुछ और पोत लो, सफेद दिखने लगो। क्या यह सरकार चलाने का तरीका है? लेकिन हो रहा है। अब ऑयल, पेट्रोल, डीजल, गैस की मारामारी, छीना झपटी, लूट खसोट सब होगा 1 तारीख के बाद। 29 तारीख को आखिरी चरण के मतदान हो जाने दीजिए। और अमेरिका ने भारत को फिर जो कहा है शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, नर्क कहा है। अब भारत के लोगों पर बहुत तंज कसा है कि अमेरिका जा करके बच्चा पैदा करके अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं, नर्क में रहने वाले लोग भारत को नर्क बोला है। लानत है नरेंद्र मोदी की इस कुर्सी को, जो इस हद तक अमेरिका जा रहा है और फिर भी हमारे देश की सरकार और नेता चुप है। नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक गिर सकते हैं अपनी कुर्सी के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, और किसी भी मर्यादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन ट्रंप के सवालों का जवाब नहीं दे सकते, ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दे सकते। पूरी तरह से प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, इसमें कोई शक नहीं है, और अपने विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है, उसका नाजायज फायदा उठाता है हमारे देश का प्रधानमंत्री। यह बातें सच है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, जो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत के वह हाल होने वाले हैं जो एक एक दाने के लिए देश तरसेगा। यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की वजह से होगा। लेकिन एनडीए का टकराव बड़ी संकट खड़ा कर सकता है मोदी के लिए। एनडीए के अंदर जो टकराव है, चाहे वह टकराव नीतीश कुमार के साथ हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के साथ हो, एकनाथ शिंदे के साथ हो, यह टोटल 37 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी के लिए नई मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद जैसे कहते हैं कि पंछी पिंजरे से आजाद हो गया, कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी जाके बैठ सकता है, कुछ भी चुप दाना खा सकता है, और पिंजरे के अंदर जो दाना पिंजरे में जाएगा वही खा सकता है, पिंजरे में जो पानी रहेगा उसी को पी सकता है। लेकिन पिंजरे से आजाद होने के बाद वह पूरा आजाद है, जितना चाहे उड़े, जितना चाहे बैठे, जितना चाहे सोए, जितना चाहे खाए, जितना चाहे कुछ भी करे। तो सीएम की कुर्सी से आजाद होकर के नीतीश कुमार आजाद हो गए, पूरे आजाद पंछी की तरफ उड़ रहे हैं। ऐसे में जब मंत्रिमंडल को लेकर के टकराव हो रहा है और स्पीकर और गृह मंत्रालय के लिए बात फंस रही है, 85 एमएलए 12 सांसदों की ताकत दिखाई जा रही है, और अकेले सरकार बनाने के दावे ठोके जा रहे हैं कि 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया जा रहा है खुलेआम। इससे यह पता चलता है कि नीतीश अब झुकने वाले नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं सदमे में है। अब नरेंद्र मोदी के हालात और नरेंद्र मोदी के ऊपर हो रही टिप्पणियों को देख करके चंद्रबाबू नायडू भी काफी सदमे में है कि अब वोट बैंक उनका खत्म होगा, और नीतीश को एक तरह से सत्ता से बाहर करके अब सत्ता से दूर कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर इनकी तोड़फोड़ शुरू हो गई तो अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही होगा, यह चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने की भरपूर कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है कि इंडिया गठबंधन टूटे, और टूटने के बाद नरेंद्र मोदी का जो सत्ता है वह बरकरार रहे। लेकिन इंडिया गठबंधन एकजुट है। अब पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान भी हो गया और तमिलनाडु का मतदान खत्म हो गया। अब ऐसे में 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान पश्चिम बंगाल का, यह
ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत होगी, और चुनाव हार गई तो और भी मुसीबत होगी। यानी कि इंडिया गठबंधन ने यह समझ लिया है कि इस व्यक्ति के पीएम की कुर्सी पे बैठे रहने तक सत्ता में आ पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका की जो हरकतें हैं वह कहीं न कहीं इस देश के लिए चुनौती और इन सभी क्षेत्रीय दलों के लिए बहुत बड़ा संकट है। ऐसे में लोकतंत्र को भी एक तरह से मोदी सरकार चुनौती देख रही है। देखना होगा कि इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाता है या टूट जाता है, लेकिन तोड़ने की कोशिश भरपूर हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी जो है वह कहती है कि नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेगी, आज नहीं तो कल। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।